बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर उत्तराखंड के खानपुर में बारिश का कहर लगातार जारी है। लक्सर से खबर, उत्तराखंड के खानपुर में बारिश का कहर जारी। गंगा में पानी के तेज बहाव से तटबंध हुआ ध्वस्त। आसपास खेतों में फसलें पूरी तरह से हुई तबाह। खेतों से काम कर रहे 30 लोग भी बहाव में फंसे हुए हैं। प्रशासन का एसडीआरएफ की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सभी लोगों को सकुशल बाहर भी निकाल लिया गया है। एसडीआरएफ और जल पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसके जरिए जो लोग फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। उत्तराखंड के खानपुर में बारिश का कहर लगातार जारी है। उत्तराखंड के खानपुर में बारिश का कहर लगातार जारी। कल रात को हमें सूचना मिली थी कि तहसील लक्सर के शेरपुर बेला गांव में सिंचाई विभाग उत्तराखंड का जो तटबंध है वो आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। हमने तत्काल मौके पर राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की टीम को भेजा। स्थानीय ग्रामीण की सहायता से रात को ही हमने इसका मौका मुआयना करके एक रिपोर्ट जो है उच्च स्तर को भेजी। सिंचाई विभाग की टीम इसकी मरम्मत के लिए मौके पर उपस्थित हो चुकी है। इसकी मरम्मत करने का कार्य चल रहा है। साथ में इसका जो पानी है जिन घरों में, जिन गाँव में संभावित होकर जा सकता है, उनमें शेरपुर बेला, चंद्रपुरी बांगर, चंद्रपुरी खादर, माड़ा बेला आदि गाँव हैं। उनमें हमने जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको राहत केंद्रों में शिफ्ट करने की तैयारी कर ली है और हमारी राजस्व विभाग की टीम उनको शिफ्ट कर रही है। वहाँ पर हमने भोजन आदि की व्यवस्थाएँ भी उनके लिए बना दी हैं। और ये भी सूचना है कि मिली थी हमें कि शेरपुर बेला के कुछ लोग जो है गंगा नदी और वाणगंगा नदी के बीच में खेती की सुरक्षा के लिए रात को गए थे और वो वहीं फंस गए हैं क्योंकि वाणगंगा में पानी भर गया। आसपास के खेतों में फसलें पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुकी हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बाढ़ का पानी जो है वो खेतों में घुस गया है और लोगों को फसलों का नुकसान हो रहा है। एक तरफ जहां लोग इतना परेशान हो रहे हैं, ऐसे में बाढ़ का खतरा भी जो है वो मंडरा रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर दोहराया है कि हरिद्वार कुंभ के दौरान हुई कोरोना वायरस जांच में गड़बड़ी के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनका कहना है कि इससे सरकार ने एसआईटी का गठन किया है और हरिद्वार में कोरोना वायरस जांच का मामला अब राजनीतिक रूप से तूल पकड़ रहा है। दरअसल एक शिकायत की गई कि प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई कि कोरोना वायरस जांच के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। प्रारंभिक जांच की रिपोर्ट पर सरकार ने पहले जिलाधिकारी हरिद्वार को मामले की जांच सौंपी थी। सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने इसकी एसआईटी जांच के निर्देश दिए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने फिर दोहराया कि कुंभ मेले में कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी पर जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगा दशहरा सांकेतिक गंगा स्नान के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हर की पैड़ी पहुंच रहे हैं और वहीं हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। दिखाते हैं आपको कुछ तस्वीरें। आज गंगा स्नान है। आज के दिन गंगा जो है पृथ्वी पर आई थी, इस वजह से आज के दिन नहाने से जो है पुण्य मिलता है। इस वजह से हम यहाँ गंगा स्नान करने आए हैं। कहाँ पर आए हैं? ये हरिद्वार उत्तराखंड है, यहाँ पर आए हैं। हर की पौड़ी। कैसा लग रहा है स्नान करके? स्नान करके बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है, जो काफ़ी स्पिरिचुअल लग रहा है, मतलब खुशी हो रही है अंदर से। जैसे कोरोना काल कर चल रहा है, कोरोना कर्फ्यू भी लगा हुआ है, उसके बाद भी आप लोगों ने किया? हाँ, थोड़ा सा रिस्क लेके आए हैं पर पूरी सेफ्टी से आए हैं हम। पूरे मास्क और पूरे प्रिकॉशन और सैनिटाइज सब कुछ करके आए हैं। गंगा दशहरा और हम यहाँ हरिद्वार आए हैं। आज के दिन गंगा जी पहाड़ों पे से उतर के हरिद्वार में आई थी, तो हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ घूमने आए हैं और कोरोना का माहौल भी चल रहा है, इस वजह से हम यहाँ दर्शन करने आए हैं। कैसा लग रहा है गंगा स्नान? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर हम लोगों को, हमारी फैमिली भी बहुत सारे लोग आए हैं और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। रुद्रप्रयाग में 3 दिनों से बद्रीनाथ ऋषिकेश हाईवे नरकोटा और खांखरा के बीच मलबा आने से बंद पड़ा है, जबकि केदारनाथ हाईवे के सोनप्रयाग और नारायण कोटी में भारी बूंद और मलबा आया है, जिस कारण यहां पर भी राजमार्ग बंद पड़ा है। ऐसे में जिलाधिकारी मनोज गोयल ने जनपद के विभिन्न स्थानों का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने मुख्य मोटर मार्ग के बेल्ली पुल सहित भाड़ाधार
नगर पालिका के ट्रेंचिंग ग्राउंड नरकोटा के समीप बंद हो रहे मोटर मार्ग व अगस्त्य मुनि आदि स्थानों का स्थलीय निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही अधिकारियों को किसी भी व्यक्ति से स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने को कहा है। और अब आपको देहरादून से खबर बता देते हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है। प्रदेशवासियों के लिए 11 जुलाई से खुलेंगे धाम। यात्रा से पहले कोरोना जांच अनिवार्य है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का ये बयान सामने आया है कि जल्द ही चारधाम यात्रा को शुरू किया जा रहा है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल गामा का बयान। कोविड कर्फ्यू और चारधाम यात्रा पर उन्होंने जानकारी दी है। बता दें कि 22 जून से 29 जून तक कोविड कर्फ्यू में ढील दी जा रही। होटलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है और चारधाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही। प्रदेशवासियों के लिए 11 जुलाई से खुलेंगे धाम। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील भी दी जाएगी, साथ ही साथ चारधाम यात्रा की भी शुरुआत करें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अशोक कुमार हमारे संवाददाता देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। अशोक, सुबोध उनियाल गामा का ये बयान सामने आया है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, साथ ही साथ चारधाम यात्रा जो है वो भी शुरुआत हो रही। तो सबसे पहले हम कोरोना कर्फ्यू की ढील की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लोग लॉकडाउन में पिछले काफी लंबे समय से रह रहे हैं और लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, ऐसे में लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है इससे लोगों को अब थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। बिल्कुल यशी, जैसे कि जो आपने मुझसे सवाल किया है, बिल्कुल अब जिस तरह से धीरे धीरे ढील दी जा रही है, उसको लेकर अब धीरे धीरे जो है अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो अर्थव्यवस्था भी अब धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। और जो लोग बाग इस कोविड कर्फ्यू के दौरान अपने घरों में थे, घरों में रहकर काफी परेशानियां झेल रहे थे, तो अब धीरे धीरे जो है अपने जो कारोबार पर भी जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राहत भी उनको मिल रही है। तो कह सकते हैं कि जो उनका व्यापार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो व्यापार जिस तरह से पूरी तरह से पट्टी से उतर गया, व्यापार का ठप पड़ गया था, उसको लेकर भी अब व्यापारी जो है धीरे धीरे व्यापारियों का जो व्यापार है वो पटरी पर आ रहा है। और राहत यहाँ पर यह है कि अब जिस तरह से घरों में कैद थे, तो व्यापार जिस तरह से घरों में कैद थे और घरों में कैद होने के चलते कहीं ना कहीं इस दौरान कई परेशानियों का सामना भी उन्हें करना पड़ रहा था, तो उसके चलते अब धीरे धीरे लगातार हालात जिस तरह से नियंत्रण में हो रहे हैं, सरकार द्वारा लगातार ढील दी जा रही है। जी बिल्कुल अशोक, और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए राहत की खबर जरूर है, क्योंकि एक तरफ जहां लोग अभी कोरोना से परेशान थे, उसके बाद दैवीय आपदाएं, अब बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो भी कहीं ना कहीं लगातार उत्पन्न हो रही है। जिस तरीके से नेपाल में पानी छोड़ा गया या फिर जिस तरीके से बरसात लगातार उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में हो रही है, तो उसकी वजह से भी लोगों को चौतरफा कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा। ऐसे में लॉकडाउन भी लोगों के लिए आफत बनकर आया। अब चूंकि कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है और जिस तरीके से चारधाम यात्रा की अगर हम बात करें तो चारधाम यात्रा भी शुरू हो रही है, तो व्यापारियों के लिए जरूर कहीं ना कहीं एक ये राहत की खबर है, क्योंकि इतने लंबे समय से जिस तरीके से चारधाम यात्रा ठप पड़ी थी, जो कुंभ से उनको थोड़ी सी उम्मीदें थी, लेकिन कुंभ भी पूरी तरीके से संपन्न ठीक तरीके से नहीं हो पाया, उसमें भी तमाम तरीके के क्वेश्चन मार्क्स थे, तो कहीं ना कहीं लोग काफी परेशान थे। ऐसे में अब जो चारधाम यात्रा जो है वो भी शुरू हो रही है, तो व्यापारियों को इससे काफी राहत मिलेगी। बिल्कुल सही बात है यशी, कि जिस तरह से अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी देना चाहूंगा, जिस तरह से अब कोविड कर्फ्यू को आगे बढ़ाया गया है, लेकिन अब अगर छूट की हम बात करते हैं तो राहत की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो काफी राहत दे दी गई है और छूट दे दी गई है। 22 तारीख को जो कोविड कर्फ्यू की अवधि खत्म हो रही थी, उसको आगे जरूर बढ़ाया गया है, लेकिन काफी हद तक रियायत भी दी गई है। बात करें हम जैसे कि सबसे पहले परचून की, तो परचून की दुकानें जिस तरह से एक दिन छोड़कर खुल रही थी, अब उसको हफ्ते में 5 दिन खोलने की अनुमति दे दी गई है। हफ्ते में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक परचून की दुकानें भी खुली रहेंगी और जो तमाम अन्य
व्यापार हैं वो भी खुले रहेंगे। वहीं अगर साथ ही साथ इसके अलावा रेस्टोरेंट्स और होटल्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो भी 50% डाइनिंग क्षमता के साथ खुल पाएंगे। यानी कि पहले होटल और रेस्टोरेंट्स तो खुल रहे थे लेकिन होम डिलीवरी के लिए खुल रहे थे, डाइनिंग की जो सुविधा है वो नहीं थी, लेकिन अब 50% के साथ उनको भी खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं बार की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो बार को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं आपने जो मेरे से सवाल किया है चारधाम यात्रा को लेकर, तो चारधाम यात्रा को भी 1 तारीख से खोलने की अनुमति दे दी गई है, जो कि स्थानीय जो जिले हैं उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए अनुमति दे दी गई है, लेकिन उनको भी RT-PCR और एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य जरूर की गई है ताकि किसी भी तरह का जो खतरा है, संक्रमण का खतरा है वो ना हो, इसलिए उसको लेकर भी यहाँ पर एक जरूरी आदेश जारी किए गए हैं। अब उत्तर राज्य की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो राज्य के लिए 11 तारीख से चारधाम यात्रा को खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि अभी 22 जून को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई भी होनी है और जो चार्जशीट तैयार की गई है सरकार द्वारा उसको भी पेश किया जाएगा और जो ये प्रस्ताव तैयार किया गया है उसको हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर व्यापार की बात करते हैं तो जिस तरह से अब सरकार ने कदम उठाया है तो इससे कहीं ना कहीं जो चारधाम यात्री जो व्यापारी है, जो स्थानीय व्यापारी है, उनको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, क्योंकि इस चारधाम यात्रा को जब कोरोना की पहली लहर आई थी तब भी स्थगित कर दिया गया था, तो व्यापार इस वहां का जो है पूरी तरह से ठप हो गया था, जिसके चलते व्यापारियों में काफी आक्रोश था और उनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरह से व्यापार सरकार द्वारा कोई मदद नहीं मिली, वहीं दूसरी लहर में भी यही सब कुछ देखने को मिला, जिसके चलते चारधाम यात्रा को लेकर भी इस बार अगर हम बात करते हैं तो सरकार द्वारा भी आर्थिक पैकेज मिला है 28.4 करोड़ का जो आर्थिक पैकेज वहां के लोगों को दिया गया है ताकि कहीं ना कहीं उनको राहत मिले, जिसको जो राहत पैकेज इनको दिया गया है जो जिसको कैबिनेट में भी मंजूरी मिली है। तो जो चारधाम यात्रा जो शुरू होने जा रही है जब 22 तारीख को जो सुनवाई होगी उसके बाद जिस तरह अगर इस पर फैसला आ जाता है तो बिल्कुल अशोक, कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये तमाम तरीके के क्लॉज जो हैं वो लगाए गए हैं उसका पालन करना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल गामा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लेते हैं, आगे आपसे और भी जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि इस कोविड कर्फ्यू को 22 तारीख से 29 तारीख तक कई रिलैक्सेशन के साथ लागू करने का निर्णय लिया गया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी और वीकेंड को सैटरडे और संडे को बंद रहेंगी और दुकानों का समय पूर्व की तरह बना रहेगा। इसके साथ साथ होटल्स और रेस्टोरेंट और की जो डाइनिंग थी अब वो 50% कैपेसिटी तक अपने डाइनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रेस्टोरेंट्स के साथ एक बात रखी गई है कि ये 10 बजे इनको बंद कर दिया जाएगा, 10 बजे रात से 6 बजे तक रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। इसके अलावा बार भी 50% कैपेसिटी के साथ अलाउ की गई हैं। इसके साथ साथ जो ऑफिसेज हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर्स के हों या प्राइवेट सेक्टर्स के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, सभी ऑफिसेज को 50% कैपेसिटी के साथ खोलने का निर्णय लिया गया। इसेंशियल सर्विस वाले जो ऑफिस हैं वो पूरी कैपेसिटी के साथ खोलेंगे पूर्व की भांति, और जो ये स्टेट ऑफिसेज हैं इनके लिए जो हमारा सामान्य प्रशासन डिपार्टमेंट है ये उनके लिए अलग से SOP जारी करेगा। इसके साथ साथ चारधाम यात्रा को लेकर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा जो है स्थानीय लोगों के लिए, बद्रीनाथ मंदिर चमोली के लोगों के लिए, केदारनाथ मंदिर जनपद रुद्रप्रयाग के निवासियों के लिए और गंगोत्री और यमुनोत्री उत्तरकाशी के निवासियों के लिए ये 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे और पूरे राज्य के लोगों के लिए 11 जुलाई से चारों धामों की यात्रा प्रारंभ कर दी जाएगी। इसमें RT-PCR, एंटीजन और रैपिड टेस्ट तीनों ही चीज़ों में कोई भी एक आवश्यक होगा मंदिर के दर्शन के लिए, और राज्य में आने के लिए भी अब RT-PCR के साथ साथ ये रैपिड टेस्ट और जो एंटीजन टेस्ट है इसको अलाउ कर दिया गया है कि राज्य में जो भी बाहर से लोग आएंगे वो इन तीनों में से किसी को भी लेकर इसमें आ सकते हैं। मुझे क्योंकि काफ़ी स्थिति में सुधार हुआ है, 220 के आसपास आया है, लेकिन 220 भी अभी, क्योंकि सरकार का ये मत है कि एक एक आदमी जब तक सुरक्षित नहीं महसूस होता तब तक रात्रि कर्फ्यू नगरीय क्षेत्रों में लागू रहेगा। जो
उसके बाद 29 तारीख को फिर सरकार 28 तारीख को बैठेगी और उसके बाद तत्कालीन स्थितियों को देखते हुए निर्णय लेगी। और यहाँ पर आपने शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल गामा जी को सुना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से होटल्स खोले जाएंगे, किस तरीके से कोविड कर्फ्यू का पालन करवाया जाएगा, किस तरीके से कोविड कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। ये तमाम बातें सुबोध उनियाल गामा ने ये बात कही है। अब हमारे साथ इसी खबर पर लगातार अशोक कुमार भी जुड़े हुए हैं। अशोक, यहाँ पर बड़ा सवाल एक ये भी उठता है कि जो भी कोरोना कर्फ्यू जो भी ढील दी जा रही है, पहली बात तो, और चारधाम यात्रा की अगर हम बात कर लें तो उसमें जो क्लॉज लगाए गए हैं, जैसे कि जो होटल हैं वहां पर 50% के साथ ही जो है वो खोला जाएगा। इन सब के लिए सरकार के लिए बड़ी चुनौती यह है कि इसका पालन करवा पाना भी, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के पास अभी इतने टाइम से रोजगार नहीं था, क्योंकि चारधाम यात्रा नहीं शुरू हो पा रही थी, कहीं ना कहीं रोजी रोटी का संकट हर व्यक्ति के साथ खड़ा है, जो भी पर्यटन क्षेत्र में रह रहे हैं लोग, जिनको इसी से उम्मीदें हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए ये भी है कि ये 50% वाला जो रूल है इसको कैसे फॉलो करवा पाएंगे होटल से। बात अगर हम करें जो कोरोना प्रोटोकॉल है उसका पालन कैसे करवा पाएंगे। टेस्टिंग की अगर हम बात कर ले, जो RT-PCR टेस्ट जो मांगा गया है कि RT-PCR टेस्ट लाना अनिवार्य है, उसमें भी हमने देखा कि तमाम तरीके की चीज़ें सामने आई हैं कि RT-PCR टेस्ट लोग नकली भी बनवा रहे हैं। तो ये तमाम चुनौतियाँ जो हैं ये भी सरकार के सामने खड़ी है, इससे कैसे निपटेगी सरकार? बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि सरकार के आगे हमेशा से ही, चाहे वो हम राज्य की बात करें या फिर चारधाम यात्रा की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो हमेशा से जो नियमों का पालन करवाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहता है। और अब जिस तरह से चारधाम यात्रा को खोलने की अनुमति दे दी गई है, एक तरह से जिस तरह से जो यहाँ पर स्थानीय निवासियों की अगर हम बात करते हैं, तो जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के लिए जो अभी चारधाम यात्रा खोली गई है, वहां के लिए अगर नियमों का पालन करवाना और जो रिपोर्ट अनिवार्य की गई है उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी और जो प्रशासन के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ पर बात करते हैं जिस तरह से वहां के लिए होटल और रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, तो चारधाम यात्रा पर जो भी पर्यटक वहां पर आते हैं, तो जो भी होटल्स वाले हैं वो सबसे पहले उनकी रिपोर्ट ही चेक करेंगे, और इस दौरान अगर उनकी जो रिपोर्ट में अगर उनके पास रिपोर्ट नहीं भी होती है तो उनको वहां पर रुकने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन बावजूद इसके अगर कोई भी अगर पर्यटक वहां पर आता है और ये चारधाम यात्रा पर आते हैं और उनके पास अगर रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट ना होने के बावजूद भी उनको वहां पर रुकने की अनुमति दे दी जाती है। और ये जानकारी अगर सरकार को प्राप्त होती है या प्रशासन को ये जानकारी प्राप्त होती है तो उसके खिलाफ भी ये आदेश जारी कर दिए गए हैं, चाहे वो होटल वाला हो चाहे वो फिर पर्यटक हो, तो उसके खिलाफ भी सख्त से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कह सकते हैं उसको लेकर जो सरकार द्वारा ये कदम उठाया गया है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो कि बहुत जरूरी भी है। हालांकि ये जो सरकार द्वारा जो भी कदम अभी चारधाम यात्रा को लेकर उठाए गए हैं, उसको लेकर अभी हाई कोर्ट में ये जो प्रस्ताव बनाया गया है सरकार द्वारा, ये पेश भी होना है। उसके बाद उसकी सहमति बनती है हाई कोर्ट की, ये भी अभी देखना बाकी होगा। लेकिन सरकार द्वारा इस कदम को यहाँ पर जरूर महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। इससे साफ तौर पर यह भी पता चलता है कि कहीं भी सरकार किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहती, क्योंकि चारधाम यात्रा खुलने का समय जैसे कि पहले हो चुका था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते लोगों की जीविका बचाना भी कहीं ना कहीं सरकार की ही जिम्मेदारी है। लोग इतना परेशान हुए हैं इस लॉकडाउन में, और कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से थोड़ी थोड़ी रियायतें देकर और चारधाम यात्रा शुरू की जा रही, तो कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अच्छी पहल इसलिए भी है क्योंकि लोगों की जीविका बचाना भी बहुत जरूरी है। आप उनको कोरोना से बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद अगर उनकी भूख के कारण मौत होती तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत शर्मनाक होता। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो पहल है काफी अच्छी पहल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि प्रदेशवासियों के लिए 11 जुलाई से चारधाम की यात्रा जो है वो शुरू हो रही। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। चल आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर लखनऊ से है, जहां पर बालावली गंगा का जलस्तर बढ़ने से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। तो वहीं गंगा के तटबंध से सटे दुमनपुरी गांव में भी टूटे तटबंध के रास्ते गांव की सड़कों पर पानी पहुंच गया। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के रामसहाय वाला गांव का संपर्क भी उत्तराखंड से पूरी तरह से कट गया है। आपको बता दें कि बढ़ता गंगा का जलस्तर लगातार बारिश ने गांव व ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है।
वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार उत्तराखंड सरकार को टूटे तटबंध के बारे में अवगत कराया गया है, पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और हवाई सर्वेक्षण पर आए उत्तराखंड के मंत्री सतपाल महाराज भी, लेकिन तटबंध का कोई रुख मंत्री ने नहीं किया और मंत्री के वादे सब हवाई निकल रहे हैं। और ये यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं कि जलस्तर कितना ज्यादा है। यहाँ पर लोगों के जो घर हैं या ये स्कूल प्राथमिक विद्यालय नजर आ रहा है, ये भी पूरी तरीके से डूब चुका है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो खराब है और कहीं ना कहीं इसका संज्ञान लेने की जरूरत है। ये गाँव राम साहेब सिंह सैनी निवासी ग्राम राम साहेबवाला, जहाँ पर खानपुर बालावाड़ी तटबंध टूटने के कारण बाढ़ आई हुई है। प्रशासन ने किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। पानी 3-3, 4-4 फुट से लेकर 7-7 फुट तक चढ़ गया है, जिससे ग्रामीण सब गांव में ही फंसे हुए हैं। किसी प्रकार की कोई प्रशासनिक सहयोग नहीं मिला है और गन्ने फसलें तबाह हो गई हैं। इनमें कई बार हमें लोग इस उत्तराखंड सरकार को तटबंध बांधने के लिए कई बार हमने लिखा। खबर डोईवाला से है, जहां पर क्षेत्र में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। डोईवाला क्षेत्र के नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अपील की जा रही है, तो वहीं क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। डोईवाला के एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने बताया कि बारिश को देखते हुए सभी से लोगों को सतर्क रहने की अपील की जा रही है, जबकि आपदा प्रबंधन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। अभी कहीं से कोई अप्रिय समाचार नहीं मिला है, स्थिति नियंत्रण में। मानसून को लेकर सब हमारे फील्ड स्टाफ को निर्देशित कर दिया गया कि 24/7 अपने फील्ड में बने रहेंगे, अपना मोबाइल स्विच ऑन रखेंगे हमेशा। इसके अलावा यदि कोई भी घटना कहीं घटित होती है तो तत्काल प्रशासन को सूचित करें, ताकि जल्दी से जल्दी राहत कार्य किया जाए। यही निर्देशित किया गया है कि नदी किनारे जो जिनके मकान बने हुए वो सुरक्षित स्थानों पर अपना चले जाए। और खबर पंतनगर से, जहां पर बीते 1 माह पहले नैनीताल हाईकोर्ट में एक दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने डीएम उधम सिंह नगर को किक्षा राजमार्ग 44 और गोविंद बल्लभ पंत कृषि की स्वामित्व की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाकर 23 जून को रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। वहीं सूचना पाकर पहुंचे क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला ने लोगों की समस्या को सुना और उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकार हर तरह से नगलावासियों के साथ है। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगला जो एक बहुत पुरानी आबादी है, पिछले 70 वर्षों से लोग यहाँ बसे हुए हैं, बल्कि ज़्यादा, और इनको जिस तरीके से हाई कोर्ट में रिट डाल करके इनको हटाने का एक फैसला कराया गया है, उससे एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति खड़ी हो गई लोगों के सामने। सरकार की व्यवस्था ये है कि सरकार के सामने एक तरफ कोर्ट है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं, उनकी पीड़ा, उनकी वेदना है। तो सरकार ये चाहती है कि कोर्ट का अपमान किए बगैर, कोर्ट का सम्मान करते हुए कैसे इनको इनका हक मिल पाए, कैसे पिरोड़ी भी सड़क भी चले ठीक से, और जो सार्वजनिक उपयोग की ज़मीन है वो उसका अतिक्रमण भी हटे, लेकिन उसकी आड़ में ऐसे लोग जो गैर ऐसी ज़मीन पे जो खनती है, जो आबाद क्षेत्र था उसमें बैठे हुए 17 सालों से, उनको भी ना उजाड़ दिया जाए, उनका नुकसान ना हो जाए, उनको कैसे बचाया जाए। दिनेशपुर पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब गश्त कर रही पुलिस पार्टी रामबाग रोड पर एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने में सफल हुई और पूर्व में चोरी की गई स्कूटी बरामद की गई है। अभियुक्त से पूछताछ के बाद अपने साथी नाम भी बताया है और अन्य वाहन भी बरामद करवाए गए हैं। ये हमारे यहाँ दिनांक 14/6/2021 को एक स्कूटी चोरी हुआ था, जिसकी तलाश सुराग ऋषि पता ऋषि में पुलिस टीम काम कर रही थी। कल रात्रि में पुलिस टीम उसी स्कूटी की तलाश में थी, तो 2 अभियुक्तगण हैं, एक है राजू विश्वास और दूसरे का नाम हेमंत मंडल। इनके कब्जे से जो चोरी हुई हमारी स्कूटी थी वो बरामद हुई और इसके साथ 4 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।